हाँ जी, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं। चलिए आज इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि जो टाइम बचा है, जो दिन बचे हुए हैं केवीएस और ईएमआरएस एग्ज़ाम पेपर में, आप देखेंगे तो केवीएस में लगभग 18 दिन के आसपास बचे हैं और ईएमआरएस में लगभग 12 दिन। तो इन दिनों का किस तरीके से इस्तेमाल करें, किस तरीके से इनमें रिवीजन करें, किस तरीके से हम प्रैक्टिस करें, या इन दिनों की मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी कैसे हम लें जिससे हम एग्ज़ाम पेपर में सिलेक्शन ले सकें या उसमें बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकें। तो आपको इस लेक्चर में हम बताएंगे कि आप यदि डिस्क्रिप्टिव में ये काम कर लोगे, एमसीक्यू में इतना इतना काम कर लोगे, तो वहाँ आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, आपके मार्क्स काफ़ी ठीक आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बात समझना ज़रूरी है, कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका ये मानना है कि सर अब बचे हुए दिन में तैयारी नहीं हो सकती, अब तो बहुत कम दिन बचे हैं और लगभग इन दिनों में सिलेक्शन लेना लगभग नामुमकिन है। आपके लिए स्पष्ट बता दें, जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है तो ये सिचुएशन लगभग सबके लिए एक जैसी है, लेकिन इस नेगेटिव सिचुएशन में जो अच्छे से एक्शन लेगा, जो अपनी तैयारी को नहीं छोड़ेगा, जो अपने प्रयास को नहीं छोड़ेगा, वो सिलेक्शन ज़रूर लेगा। और ये बात तय है, ये आज का नहीं है, ये दुनिया का नियम है कि यदि एग्ज़ाम पेपर के आसपास के बचे हुए दिनों को कोई शांति से निकाल गया, बिना डिप्रेशन के तैयारी कर गया, बिना डिप्रेशन के अपना प्रयास कर गया, एक रणनीति के साथ काम कर गया, तो उसको भी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो आप यदि किसी भी डर के साथ जी रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो तो देखो 50-50% संभावना सबकी है, क्योंकि इस बार तो केबीएस ने इतना कम टाइम दिया है कि कोई भी स्टूडेंट ये नहीं कह सकता कि मेरा होगा ही होगा। बहुत मुश्किल चांसेस ऐसे लग रहे हैं, लेकिन सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग प्रयास छोड़ देंगे तो पहले ही बाहर हो जाएंगे, और कुछ लोग लगातार प्रयास करते रहेंगे तो धीरे धीरे वो सारी चीज़ें पता चलेंगी जो वहाँ पे सिलेक्शन ले सके। पिछली बार भी ये हमारे इसमें लगभग ऐसा हुआ था कि ऐसे स्टूडेंट जो फिजिक्स में बहुत दिग्गज थे लेकिन फर्स्ट पेपर में अच्छे नहीं थे, तो उन सब किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। जो कम फिजिक्स वाले थे, जिन्होंने अपना प्रयास नहीं छोड़ा फर्स्ट पेपर के लिए, उन सबका सिलेक्शन हुआ। तो पहले हालांकि बिल्कुल एग्जैक्ट सिनेरियो सेम नहीं है, बट हाँ, प्रयास करने वालों के सिलेक्शन जो हैं हो जाते हैं यदि वो विदाउट डिप्रेशन के 20 दिन निकालेंगे तो बचे हुए दिन को पहली रणनीति यह है कि आप प्रॉब्लम यदि आएगी, डिप्रेशन यदि आएगा, तो उसका सोल्यूशन निकालेंगे, उससे डरेंगे नहीं, अपनी तैयारी को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। दूसरी बात देखो, ऐसा है, जो दोनों एग्ज़ाम हैं, केवीएस हो या ईएमआरएस हो, दोनों की जो डिमांड है उसमें एक तो है डिस्क्रिप्टिव की डिमांड, ठीक है, और एक है एमसीक्यू की डिमांड। यदि हम केवीएस के हिसाब से बात करें तो केवीएस में आपको पता है कि जो डिस्क्रिप्टिव कंटेंट है वो 40 मार्क्स का आएगा और एमसीक्यू जो कंटेंट है वो 60 मार्क्स का आएगा। ठीक है, दोनों का सिलेक्शन में कंट्रीब्यूशन है। आप डिस्क्रिप्टिव के लिए परेशान हो रहे होंगे, कई सारे स्टूडेंट एमसीक्यू के लिए भी हो रहे होंगे, लेकिन एमसीक्यू के लिए कोई ज़्यादा परेशान हो नहीं रहा है क्योंकि उनका हो सकता है पहले से तैयारी हो, या कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अब तैयारी कर रहे होंगे, उनको थोड़ी बहुत तकलीफ आ सकती है। लेकिन हम दोनों को बहुत इसी तरीका बता रहे हैं, फॉलो कर लेना, काम हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करना बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी तैयारी में। क्यों नहीं है सर प्रॉब्लम? देखो, बात ऐसा है, जो स्टूडेंट, पहले हम उनकी बात करेंगे, ऐसे स्टूडेंट जो सेल्फ तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने कहीं कोई कंटेंट नहीं पढ़ रखा, क्योंकि ये लेक्चर सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि हमारे जहाँ से जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है, सबके लिए है। ऐसे स्टूडेंट जो सेल्फ तैयारी कर रहे हैं, वो एक बात ध्यान रखें, आपके पास जो भी कंटेंट है डिस्क्रिप्टिव का, आप उसका रिवीजन लगा दें, क्योंकि बिना रिवीजन के आप डिस्क्रिप्टिव में सिलेक्शन नहीं ले सकते, ये आप कन्फर्म मान लें। क्योंकि आपको बेसिकली वहाँ कंटेंट लिखना है, तो वहाँ यदि याद होगा तो लिख पाएंगे, नहीं तो नहीं लिख पाएंगे। तो आप रिवीजन, जो आपने कंटेंट पढ़ा है, तो यदि हमारी बुक्स आपके पास हैं तो उसका रिवीजन करें, हमारा कंटेंट आपके पास है तो उसका रिवीजन करें। ठीक है। इसके साथ साथ आपके पास जो भी, जैसी भी आपने प्रैक्टिस शीट कहीं से भी ली है, कहीं से भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उस प्रैक्टिस को करते रहें। ठीक है, ये है ऐसे स्टूडेंट के लिए जो सेल्फ तैयारी कर रहे हैं। हमारे यहाँ से जो तैयारी कर रहे हैं उनका सीधा सा तरीका है, कुछ नहीं करना है आपको। जो टॉप 100 क्वेश्चंस दिए हैं, यदि कोई उनको पढ़ के चला जाए, एंड जो 10 फुल लेंथ दिए हैं, यदि इनको आप पढ़ के चले जाते हैं तो शायद ही कोई क्वेश्चन बाहर देखने को मिलेगा। उसका रीज़न है, इसके एक एक टेस्ट को, इसके एक एक क्वेश्चंस को हमने हिसाब से डिज़ाइन किया है, और हिसाब ये है कि एक भी टॉपिक छूटे नहीं। हम चाहते हैं कि हर एक स्टूडेंट एक टॉपिक का एक से ज़्यादा बार प्रैक्टिस कर ले। तो यदि आपको, पहले स्टूडेंट को एक तकलीफ आ रही थी कि सर 100 जो क्वेश्चन है वो टेस्ट फॉर्मेट में हैं, हम चाहते हैं कि सर उनको हम पढ़ लें, टेस्ट बाद में दे दें, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी फैसिलिटी ये की गई है कि आप यदि इन टॉप 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए ऐप में पीडीएफ प्रोवाइड भी करवाई जा रही है। आपके ये पीडीएफ मिल जाएगी
आप इस पीडीएफ को पढ़ लो, उस पीडीएफ में क्वेश्चंस लिखा है और उसके नीचे सोल्यूशन लिखा है। और अच्छी बात क्या है, आप जिस भी मीडियम के हैं, हिंदी के हैं या इंग्लिश के हैं, आपको दोनों तरीके के टेस्ट दे रखे हैं, आप आराम से जाके पढ़ लो। तो लगभग 100 क्वेश्चन ये हैं और लगभग 100 क्वेश्चन ये हैं। यदि इन तुम 200 क्वेश्चंस को पढ़ लेते हो, और हम तरीका भी बताएंगे किस तरीके से काम करना है, तो आपको डिस्क्रिप्टेड की ज़्यादा परेशानी लेने की आवश्यकता नहीं है। इन टॉपिकों को पढ़ने के बाद जो आपके पास डिस्क्रिप्टेड कंटेंट है उसमें वो टिक लगा लेना कि ये टॉपिक सर ने दिया है, क्वेश्चंस में ये टॉपिक लिया है, तो उसको ऐसे रिवीजन कर सकते हैं। ये जो आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस दे रखा है, इन 100 टॉपिकों से रिलेटेड उन फिजिकल सिग्निफिकेंस को देख लें। बस 100 क्वेश्चन पढ़ने में कितना टाइम लगेगा आप बताइए? ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, हम सब लोगों ने कभी ना कभी फिजिक्स पढ़ा है। चलो डिस्क्रिप्टेड कंटेंट के लिए आपने पहले ज़्यादा टाइम दिया नहीं दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम ये 100 टॉपिक और 11-12 के टॉपिक तो कहीं ना कहीं जानकार होते ही हैं, हल्के फुल्के जानकार होते हैं। चलो बहुत ज़्यादा जानकार नहीं है, डेरिवेशन वाली आपको नहीं आता, लेकिन एक क्वेश्चन पढ़ो, उसका डेरिवेशन उसके नीचे लिखा हुआ है, उसकी लैंग्वेज उसी के नीचे लिखी हुई है, उसका इंट्रोडक्शन उसी के नीचे लिखा हुआ है, उसको पढ़ तो सकते हो। और यदि आपने पढ़ लिया तो इसका मतलब हल्का हल्का याद हो गया। और फिर आपको बस प्रैक्टिस करनी है। कैसे प्रैक्टिस करनी है? दिन में केवल 2 क्वेश्चन लिखने हैं और लिखना ही नहीं कुछ फालतू, हम अभी आगे बता रहे हैं। तो डिस्क्रिप्टेड में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। क्या करना है? टॉप 100 क्वेश्चंस पढ़ने हैं और 10 फुल लेंथ जो है उनके क्वेश्चंस पढ़ने हैं। इन टॉप 100 क्वेश्चंस के जो टॉपिक हैं, 10 फुल लेंथ के जो टॉपिक हैं, बहुत अच्छी बात तो यह है कि आपके जो आंसर लिख रखे हैं उसी को याद कर लो। यदि ज़्यादा तकलीफ आ रही है तो आपको जो डिस्क्रिप्टेड नोट्स हमने पहुँचाए हैं या पढ़ने के लिए दिए हैं, उनमें से उनको टिक कर लो, अंडरलाइन कर लो। यदि बुक आपके पास पहुंच गई है तो उसमें अंडरलाइन कर लो, ये टॉपिक मुझे पढ़ने। तो एक दिन में यदि आप 2-5 टॉपिकों को रिवीजन कर दोगे तो आपका डिस्क्रिप्टेड में कोई भी क्वेश्चन लगभग छूटेगा नहीं। न्यूमेरिकल का आप एमसीक्यू वाले पार्ट में तैयारी कर लेंगे और जो भी डिस्क्रिप्टेड आएंगे आप उनको लिख दोगे, कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इतना सा काम इसमें करना है। अच्छा, एमसीक्यू के लिए क्या करना है? बड़ा सिंपल सा तरीका है। एमसीक्यू जो है वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। यदि आपकी पहली प्रिपरेशन कर रखी है, आपने कोई पहले टेस्ट सीरीज दे रखी है, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन उस टेस्ट सीरीज को अच्छे से कवर करो, रिवीजन करो। आप हमारे यहाँ से पढ़ रहे हैं तो आपको हमने जो 3 बुक्स भेजी हैं, यदि आपने उनको लेक्चर की हेल्प से कंप्लीट कर लिया है तो उनका रिवीजन करो। इसके स्पेशल कुछ नहीं पढ़ना। जो 3 नोट्स आपको भेजे हैं बुकलेट के, उनको रिवीजन कर लो। और जैसे आप रिवीजन करोगे तो उसमें हर एक टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व करवाया है, एक भी टाइप ऐसे छोड़ी ही नहीं है, खुद से वीडियो में सॉल्व करवाया, आपने देखा होगा। तो आप उसको पढ़ लें बस, ठीक है। और जो भी चैप्टर आप पढ़ें उसका यूनिट वाइज टेस्ट आपको दे रखा है। और यूनिट वाइज टेस्ट में यदि EMRS में देखोगे तो 40 क्वेश्चन है और KBS में देखोगे तो 60 क्वेश्चन है। आप उसको हल्का हल्का सॉल्व कर लें। यदि आपके 20 नंबर भी आ रहे हैं 60 में से, यदि आपके 30 नंबर भी आ रहे हैं, तो घबराना इसलिए मत, क्योंकि स्टार्टिंग में किसी के नंबर नहीं आते, धीरे धीरे नंबर बढ़ते हैं। आपकी जिम्मेदारी ये है टेस्ट देने के बाद कि जितने भी क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए या आपसे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, इन दोनों ही तरीके के क्वेश्चन को एनालिसिस करना कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक का था, मैंने कैसे किया, सर ने कैसे कर रखा है, मुझे कैसे करना चाहिए था। तो एक बार जब एनालिसिस कर लोगे ना, तो 18 दिन में इतनी स्पीड बढ़ जाएगी जिससे आप एग्जाम पेपर में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बात आई समझ में? अब इसको हम एक बार समरी कर रहे हैं कि इसको किस तरीके से करना है, या दिन का जो रूटीन है वो किस तरीके से होना चाहिए। यदि आप KVS की तैयारी कर रहे हैं और यदि आप केवल EMRS की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग दोनों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो कोई मसला है ही नहीं, वो तो कोई भी तैयारी करें, इम्पैक्ट दोनों में सेम आ रहा है। जो KVS की तैयारी कर रहे हैं वो अपने जो दिन है, यदि मान लीजिए कोई 8 घंटे पढ़ता है, हमको ये उम्मीद है कि आप 8 घंटे से ज़्यादा ही पढ़ते होंगे और आपको पढ़ना भी चाहिए, इससे कम पढ़ोगे तो पार नहीं पड़ेगी, ठीक है। मान लीजिए कोई 8 घंटे पढ़ता है तो पूरे टाइम का 1/3 तो आप इसमें दीजिए, किसमें? डिस्क्रिप्टेड पार्ट में। आप कहेंगे सर क्या कर रहे हैं, आप रुको तो सही, हम सब बता रहे हैं, आपको परेशान नहीं होना। 2/3 जो रिमेनिंग टाइम है वो आप दीजिए MCQ के लिए। क्यों? क्योंकि 60 क्वेश्चंस यहाँ आ रहे हैं और 40 क्वेश्चन यहाँ आ रहे हैं, और इसकी तैयारी बहुत आसान करके हम बता रहे हैं, वही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। इन दिनों में जो 1/3 टाइम है, मान लीजिए 8 घंटे आप पढ़ रहे हैं, तो 8 घंटे में लगभग 3 घंटे और 5 घंटे मान लो, ठीक है, और ऊपर नीचे करके 3 घंटे में आपको क्या करना है? सबसे पहले एक दिन बैठ के टॉप जो 100 क्वेश्चन हैं उनकी PDF को पढ़ लेना है। तो आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक पता लग जाएंगे, आपको उन टॉपिकों के आंसर पता लग जाएंगे। यदि आपने पहले सिलेबस डिस्क्रिप्टेड का कर रखा है, मेहनत कर रखा है, तो आपको इनकी 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है। और जिन लोगों को लगता है कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, तो इन 100 क्वेश्चन की PDF पढ़ लो और याद करो हल्का हल्का, एक बार पढ़ लो, उससे पता चल जाएगा, ठीक है। और पर डे केवल 2 क्वेश्चंस को लिखना है, एग्जैक्ट लिखना है, ठीक है, टाइमिंग के साथ, केवल 2 क्वेश्चंस को। और सर बाकी के जो क्वेश्चंस है उनको माइंड मैप बना के सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि टाइम कम है इस वजह से। इसका तरीका क्या होता है? तरीका देखो,
जैसे टॉप 100 क्वेश्चंस हैं तो हमने उसको 10 पार्ट में बांटा हुआ है, मतलब हर एक पार्ट में 10-10 क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है। और उनकी जो अटेम्प्टिंग है वो हमने इनफाइनाइट करवा दी है, मतलब आप कितनी भी बार इन 100 क्वेश्चंस को पढ़ सकते हो, देख सकते हो, टेस्ट दे सकते हो। मान लीजिए पार्ट 1 जो 10 क्वेश्चंस का है उसको आपने ओपन किया, तो इसमें 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, 10 में से आप 2 तो लिखो, एग्जैक्ट लिखो जैसे आप एग्जाम पेपर में लिखेंगे, और उससे हमारे आंसर से कंपैरिजन करके जो हमने मॉडल आंसर दिया है कंपैरिजन कर लो, और जो भी इंप्रूवमेंट है सेल्फ एवेल्युएशन लेक्चर वाले उससे लेक्चर से देख लेना कैसे इंप्रूवमेंट करते हैं, तो इंप्रूवमेंट कर लो, और जैसे ही इंप्रूवमेंट होगा उसके बाद जितने भी 8 क्वेश्चन बचेंगे उनको आप माइंड मैप से करो। मान लीजिए उसने पूछ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो स्फेरिकल शेल के कारण, तो सोच लो इंट्रोडक्शन में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन लिखूंगा और ये डेफिनेशन ये है, बोलना है, लिखना नहीं है, ठीक है। ऐसे माइंड मैप बना लो। उसके बाद में फिर मैं डायग्राम बनाऊंगा, और डायग्राम इस तरीके से फटाफट आर रेडियस करके ऐसे बना दो। उसके बाद मैं गाउसियन सरफेस बनाऊंगा, फिर मैं एजम्पशन लिखूंगा कि गाउसियन सरफेस लेंगे, आर रेडियस लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे। उसके बाद मैं लिखूंगा कि मैं यूज फॉर्मूला करूंगा कूलम फोर्स, और इस तरीके से मैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड को सॉल्व करूंगा, और लास्ट में कंक्लूजन ये लिखूंगा। तो आपको लिखने में टाइम लग रहा है लेकिन माइंड मैप बना लो, तो उससे क्या होगा, रिवीजन भी हो जाएगा, एक बार आपको पैटर्न पता लग जाएगा, और इसी को ड्राफ्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पर डे 2 से 3 क्वेश्चन तो लिखने हैं, प्रॉपर लिखने हैं, और बाकी के सब क्वेश्चंस को माइंड मैप बना के सॉल्व करना है। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आपके सामने PDF है, आप आराम से उसको पढ़ लें, देख लें, लिख के प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। और इसी तरीके से आपको पता है केवल 100 ही क्वेश्चन तो हैं, उसके बाद फुल लेंथ भी कर लें। जो स्टूडेंट टॉप 100 क्वेश्चंस और जो 10 फुल लेंथ है उनके सभी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को कर लेगा, उसको लगभग कोई परेशानी नहीं आएगी। देखो 100% परेशानी नहीं आएगी ऐसा बोलने में तो इसलिए थोड़ा सा ठीक नहीं लगता, क्योंकि आप फिर कहोगे नहीं सर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हम इसलिए 99 बोलते हैं कि चलो ठीक है हमारे, क्योंकि हमने उसमें मेहनत की, हमको पता है कि एक एक क्वेश्चन को बारीकी से तैयार किया है, एक एक आंसर को बारीकी से तैयार किया है। ये तो आप अभी चलो टाइम कम है, बाकी का यूनिट वाइज को देखना कितने खतरनाक अच्छे से तैयारी की है, कितना खतरनाक लेवल का हमने यूनिट वाइज में काम किया है। हर एक यूनिट के 15-15 क्वेश्चन तैयार किए थे, तो आपने सॉल्व भी किए हुए हैं, नहीं कर पाए कोई मसला नहीं, आपको बस टॉप 100 क्वेश्चंस और फुल लेंथ सॉल्व कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिन लोगों ने फुल कोर्स ले रखा है उनको टॉप 100 क्वेश्चंस और ये जो फुल लेंथ है ये संजीवनी में दिए थे, लेकिन आपके कोर्स में जोड़ दिए हैं। संजीवनी में ये दे रखे हैं, टेस्ट सीरीज़ वालों को ये मिल गए हैं, जो KBS वाले बैच में उनको भी मिल गए, जो EMRS बैच में उनको मिल गए। जिनको ये लगता है कि सर मुझे केवल टाइम नहीं बचा है किताब पढ़ने का और सारी चीज़ों का, मुझे केवल ये दे दो, आप तो क्या दे दो, जिसको ये लगता है कि सर मुझे तो केवल टॉप 100 क्वेश्चंस, क्योंकि टाइम बहुत कम है और हम चाहते हैं कि देखो जो स्टूडेंट मेहनत कर रहा है सिलेक्शन हो, और फुल लेंथ जिन लोगों के पास है वो तो पढ़ो। जिनको केवल 2 चीज़ चाहिए तो केवल और केवल आज से और एग्जाम पेपर तक आपके पास ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, केवल और केवल 799 में। कुछ नहीं करना, आप आराम से चाहो तो प्रैक्टिस करो, आप आराम से पढ़ो, ठीक है। और टॉप जो चैप्टर्स हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स उनकी PDF मिल जाएगी, केवल उन चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज कर लेना, ये इसमें मिल जाएगा आपको चाहिए तो। बाकी का कोई जरूरी नहीं है, आपने पहले कंटेंट ले रखा है तो उसको पढ़ो और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब MCQ के लिए क्या करना है, MCQ के लिए देखो बात ऐसा है, यदि किसी के चैप्टर पहले हल्के हल्के पढ़ लिए हैं तो उनको तो रिवीजन करना है चैप्टर वाइज, ठीक है। और पर डे जैसे आपके पास 5 घंटे बचे हुए तो लगभग 2 से 2.5 घंटे आप रिवीजन करो, और उसके बाद क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे जो यूनिट वाइज दे रखी है, ठीक है। और जिन लोगों का यूनिट वाइज प्रैक्टिस हो गया है वो सीधा फुल लेंथ देंगे, फुल लेंथ भी उनको दे रखे हैं, ठीक है। ये आप काम करोगे। जिनका नहीं हुआ है कि सर मेरा ये MCQ वाला पार्ट भी नहीं हुआ, तो आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या चैप्टर्स बताए हैं उनको पहले आप MCQ पार्ट का रिवीजन करो, उनकी प्रैक्टिस पहले लगाओ यूनिट वाइज की, बाद में सबकी बाकी लगाना। जैसे वेव वाला चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, SHM वाला चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि MCQ जो है, MCQ में तो हर क्वेश्चन को, हर यूनिट को टच करेगा, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि एक भी यूनिट को वो छोड़ दे, सभी यूनिटों से MCQ आएंगे, ये कन्फर्म है। इसलिए जो भी आपके पास कंटेंट है MCQ का उसको रिवीजन करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस को एनालिसिस करना पड़ेगा कि मैंने क्या गलती की और क्या मुझे अब करना है। समझ आ गया आपको। इन जो क्वेश्चंस हमने दिए हैं इन क्वेश्चन से आपको टॉपिक पता लगा लो, और उस टॉपिक को जो हमने डिस्क्रिप्टिव बुक पहुंचाई है उस टॉपिकों में टिक कर लो कि ये सर ने जो क्वेश्चन है ये इस टॉपिक से लिया है, इस यूनिट से लिया है, उसको टिक कर लो और उसी को बार बार पढ़ो अंडरलाइन करके। अब तो आपको किताबें सब स्टूडेंट्स को किताबें पहुंच गई होंगी, शायद ही कोई स्टूडेंट ऐसा होगा, क्योंकि केवल होली आ गई थी। होली आने की वजह से जो गवर्नमेंट की छुट्टियां थी वो थी, इस वजह से पोस्ट ऑफिस में
जो बुक्स थी वो थोड़ा सा डिले हो गई। बाकी का जयपुर में जितने भी स्टूडेंट रहते हैं उनको सेम डे डिलीवरी की व्यवस्था करवा दी है, बुक सेम डे पहुंच रही है। हमने कहा पहले वाला कंसाइनमेंट थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन अब लगभग जयपुर के सभी स्टूडेंट्स को पहुंच गई है। और यदि कोई स्टूडेंट बुक लेता है तो सेम डे पहुंच रही है। तो यदि कोई आपको लगता है कि सर मेरी कोई कमी रह गई है, तो आप उस कमी को चाहो तो जयपुर में रहते हो सेम डे में पूरी हो जाएगी। तीनों किताबें 11th की, 12th की और फिजिकल सिग्निफिकेंस वाली वो आपके घर पहुंच जाएंगी। और यदि आपको लगता है कि सर मैं थोड़ा दूर रहता हूं, तो केवल 3 से 4 दिन लगेंगे, 3 से 4 दिन में आपके पास वो किताबें पहुंच जाएंगी। नहीं जरूरत लगती, आपके पास पुराने नोट्स हैं, आपके पास खुद के नोट्स हैं, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। यदि आपने खुद के नोट्स बनाए हुए हैं, यदि आप किसी नोट्स को पहले से पढ़ रहे हैं, तो उससे बेटर कुछ नहीं है। और यदि आपके पास ऐसा मटेरियल नहीं है, आपको लगता है कि सर मेरे पास डिस्क्रिप्टिव का मटेरियल नहीं है, मैं एनसीईआरटी के भरोसे चल रहा हूं, और आपको पता है एनसीईआरटी में लैंग्वेज बहुत मुश्किल है, और जो हमने किताबें तैयार की हैं डिस्क्रिप्टिव की, वो केवल इसलिए की है लैंग्वेज ईजी हो। सारा कंटेंट बुलेट पॉइंट्स में लिखा है, ईजी कंटेंट है, मतलब ऐसा नहीं पैराग्राफ भरा है, जो कि आंसर राइटिंग की पहली कंडीशन होती है कि आप सभी चीज़ों को, सभी टॉपिक्स को बुलेट पॉइंट्स में लिखें। ठीक है, डेरिवेशन ईजी कर रखे हैं, डायग्राम हाथ से बना रखे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क कर रखा है। तो आप चाहें तो उसकी तरफ उसका डेमो देख के लें, आराम से डेमो विजिट करें और ले सकते हैं। और आपको लगता है कि सर मुझे ये 2 चीज़ें चाहिए, तो आप ये भी ले सकते हैं। बाकी के सारे स्टूडेंट इधर उधर की मोहमाया छोड़ो, कोई भी सोशल मीडिया नहीं चलाएगा। हम हमेशा आजकल हर लेक्चर में कहने लग गए हैं, क्योंकि हमने देखा है, स्टूडेंट से चर्चा की है, पता चला है कि स्टूडेंट सोशल मीडिया पे बहुत टाइम लगाता है। तो आप वो काम मत करें, आप केवल ये 2 काम कर लें डिस्क्रिप्टिव के लिए, और रिवीजन करते रहें। रिवीजन का कोई अल्टरनेट नहीं है डिस्क्रिप्टिव में, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में आंसर लिखना ही है। आपको लगता है कि सर मैं इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, ये सारी चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता, कोई बात नहीं, आप ये पढ़ लें। पढ़ते पढ़ते आपको पता चल जाएगा कि एक फॉर्मेट होता है, ऐसे ऐसे लिखना होता है, वैसे लिख के आ जाना। कम से कम लिखो तो सही। आप लिखोगे नहीं, केवल अच्छी आंसर राइटिंग के चक्कर में तो काम नहीं चलेगा। पहले लिखना जरूरी है, फिर अच्छी आंसर राइटिंग हो सकती है। ठीक है, और एमसीक्यू में बड़ा सिंपल सा काम, यूनिट वाइज जो टेस्ट चीज़ दे रखी है उसको सॉल्व करो। और जिन लोगों का तैयारी हो चुका है यूनिट एमसीक्यू का, वो फुल लेंथ दो, केवल फुल लेंथ में आपको एमसीक्यू दे रखे हैं केवीएस में 60 और ईएमआरएस में 40। यदि आप ये ज्वाइन करते हैं तो इसमें केवीएस के भी दे रखे हैं और ईएमआरएस के भी दे रखे हैं, दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं आप। ठीक है, थैंक यू सो मच सुनने के लिए, और भी हमारी लगातार चर्चाएं होती रहेंगी, आप जुड़े रहना। ठीक है, चलिए।